हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको इस चैप्टर में या फिर हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लीजिए, चैप्टर समझने के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। और याद रखिएगा, हैशटैग फंसना पक्का है। सीधे स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग और फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दूंगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे फंसना पक्का है। अब सीधे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे फ्री नोट्स हैं। सभी हमने मेजर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के फ्री नोट आपको दे दिए, बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं। इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं पूरे इंटरनेट पे करके भी नहीं मिलने वाले। तो फ्री के नोट्स उठाइए और पूरा आप रिविजन कर सकते हैं उसके थ्रू। अगर आप इस पूरे आंसर को हमारे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे आंसर हमारे नोट्स से ही डाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि नोट्स में हमारे हर एक चीज कवर्ड है। उसके बाद हम सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। What was the plea of जयपाल सिंह in the assembly? इसका आंसर हम नोट से हमारे देखने वाले हैं। जयपाल सिंह ने हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से ओपिनियंस रखे थे। इन्होंने बताया था कि ट्राइबल्स जो है वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हमेशा से हमें अपने लैंड से डिस्पोजेस किया गया है। हमारे जो फॉरेस्ट थे, जो पास्चर लैंड्स थे, वो हमसे छीन लिए जाते थे। हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए फोर्स किया जाता था। हमें हमेशा से सोसाइटी में मिक्स होने का मौका नहीं मिला। सोसाइटी हमें प्रिमिटिव समझती थी, हमें बैकवर्ड समझती थी, इसलिए हम कभी भी सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं हो पाए। इनका कहना था हमें सेपरेटेड अब नहीं रहना है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्वेशन चाहिए सीट्स लेजिस्लेचर में, ताकि हम खुद की आवाज सामने रख सकें। तो ये इनके पूरे ओपिनियंस थे, ये इनके पूरे पॉइंट्स थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड बी पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेक अ पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन। तो इन्होंने बोला था जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उन्हें हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। इनका कहना था माइनॉरिटीज कभी भी एग्जिस्टेंस से इरेज नहीं होने वाली, वो हमेशा हमारे कंट्री में रहेंगी। तो मुस्लिम से अगर आपको उनको पावरफुल रिप्रेजेंटेशन देना है गवर्नेंस में अगर कंट्री में, तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यूज करना पड़ेगा। इनका कहना था जो मुस्लिम्स की नीड है वो एक नॉन मुस्लिम रूलर नहीं समझ सकता, लीडर नहीं समझ सकता, और जो नॉन मुस्लिम्स वोटर है वो एक लीडर इलेक्ट नहीं कर सकते इन मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। तो इन्होंने बोला कि इसलिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यूज करना चाहिए। हालांकि जो इनके ओपिनियंस थे वो बहुत ज्यादा अपोज किए गए थे बाकी नेशनलिस्ट की तरफ से, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये पूरे हमें ओपिनियन देखने को मिल जाते हैं बी पॉकर बहादुर के। अब आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन मुझे आंसर करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि आंसर राइटिंग को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। उसके लिए आंसर राइटिंग का प्रीमियम कोर्स हम आपके लिए लेके आ गए हैं। इस प्रीमियम कोर्स को देखने के बाद आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। आपको अच्छे से एग्जैक्टली पता होगा कि किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर किस तरीके से करना है, क्या क्या मुझे यूज करना है, यहाँ पे किस तरीके से मैं फ्रेम करूंगा। अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको परफेक्शन तक लेके जाने के लिए ये अफोर्डेबल और सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसकी रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी और ये मस्ट चेकआउट है आप सभी के लिए। आप सभी को ये कोर्स देखना चाहिए और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको फुल स्कोर करने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड के संथनम डिमांडेड अ रीअलोकेशन ऑफ पावर्स, एक्सप्लेन। तो जब पावर एलोकेट की गई थी हमारे स्टेट और सेंटर के बीच में तो बहुत सारे ओपिनियंस हमें देखने को मिले थे। तो इनके हम ओपिनियंस यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने बोला हमें स्टेट्स के जो राइट्स है, स्टेट्स की जो पावर्स है उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। हमेशा ये माना जाता है कि अगर हमें सेंटर की पावर बढ़ानी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पावर्स दे दो, लेकिन ये एकदम गलत बात है। बल्कि एक्चुअल में अगर ऐसा हम करेंगे हमारे इंडिया में तो जो सेंटर है उतना ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा कि वो एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाएगा। इनका कहना था जो अपने स्टेट है उसको कोई पावर दी ही नहीं है, आपने सिर्फ कुछ रेवेन्यू सोर्सेज दिए, बाकी सारे के सारे जो टैक्सेस है वो अपने सेंटर के पास ही रख दिए। तो इन्होंने बोला कि ऐसा अगर चलता रहा तो जो सेंटर है उसके अगेंस्ट हमें रिवोल्ट देखने को मिल जाएगा स्टेट्स की तरफ से। ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स थे जो यही बात बोल रहे थे। उड़ीसा से एक मेंबर का कहना था द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। तो ऐसे हमें ओपिनियंस देखने को मिल रहे थे। ये लीडर्स बोल रहे थे कि अब हमें कॉन्करेंट और यूनियन जो लिस्ट है उससे कुछ सब्जेक्ट निकाल के स्टेट के हाथ में दे देना चाहिए। तो ये हमें पूरा देखने को मिल रहे थे। इसके बाद हमें इसके अगेंस्ट भी ऑपोजिशन देखने को मिला, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम ऑफ आवर लीडर्स एडवोकेट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ड्यूरिंग द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन स्टेट, एक्सप्लेन। तो सीधे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो लीडर थे जो हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ ओपिनियन दे रहे थे।
सबसे पहले आते हैं नेहरू जी। नेहरू जी का कहना था अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में पीस रहे, हमारे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल स्फीयर में अच्छे से हो सके, उसके लिए हमें एक पावरफुल सेंटर की ज़रूरत है। अंबेडकर जी का भी यही कहना था, हमें जो 1935 के एक्ट के बाद जो गवर्नमेंट मिली थी उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट हमें अभी चाहिए, तो इन्होंने बोला सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए। गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने भी बोला द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। बाल कृष्ण शर्मा जी ने इस पॉइंट पे बहुत सारे ओपिनियन अपने अच्छे से एक्सप्रेस किए थे। इन्होंने बोला कि हमें अगर कंट्री की वेल बीइंग चाहिए, अगर हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अगर डिफेंस को हमें अच्छे से रखना है, फॉरेन एग्रेशन से बचना है, तो हमें एक पावरफुल सेंटर चाहिए और पूरी की पूरी पावर जितनी हम दे सकते हैं उतनी हमें सेंटर को देनी चाहिए। तो ये बहुत सारे ओपिनियन हमें देखने को मिल जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी भी ओपिनियन पे डाउट आता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा। उसके बिना इस चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमें बहुत सारे ओपिनियन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी लीडर के जो ओपिनियंस है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, अच्छे से समझ में नहीं आते या फिर याद नहीं आते, तो प्लीज आप हमारे नोट्स चेकआउट कीजिएगा या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको हम देख लेते हैं। एनजी रंगा जी ने बोला था जो रियल माइनॉरिटीज है ये पुअर और डाउन ट्रॉडन सेक्शंस है, जिनको हमें प्रॉप्स और लेडर्स देने की जरूरत है ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको यूज कर सके। एनजी रंगा बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर थे, इनके पर्टिकुलरली इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ मेंबर्स का ये कहना था जो डिप्रेस्ड कास्ट है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, उनकी कंडीशंस खराब इसलिए हुई है क्योंकि हमने सोसाइटी में जो नॉर्म्स है, जो मोरल वैल्यूज है, वो बहुत गलत तरीके से हमने अपनी कास्ट सोसाइटी में रखी है, जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। तो सिर्फ सेफगार्ड और प्रोटेक्शन देने से ये जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो पाएगी। सोसाइटी ने हमेशा जो सर्विसेज है, जो लेबर है, जो इन लोगों का, इन माइनॉरिटीज का, उसको तो यूज किया है, लेकिन कभी भी इनके साथ मिक्स नहीं हुआ, जो कि गलत है, जिसको हमें चेंज करना चाहिए। जे नागाप्पा जी ने पॉइंट आउट किया कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो 20 to 25% है, लेकिन इनका जो एक्चुअल जो डिप्रेस्ड हुए हैं उसका रीजन ये है कि सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन इनका किया गया है। इनको कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने नहीं दिया गया, इनको कभी भी एजुकेशन के राइट नहीं दिए गए, जो कि हमें चेंज करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी और प्रैक्टिसेस से भी। इसके बाद अंबेडकर जी ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, जो कि हुआ भी था, हमें देखने को मिला था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था। जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको ओपन कर दिया गया था। जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो लेजिस्लेचर में सीट्स थी, उधर पे रिजर्वेशन हमें देखने को मिला था। तो प्रॉपर एजुकेट सेफगार्ड हमें देखने को मिले थे। कुछ लोगों का उसके बाद भी कहना था कि चेंजेस नहीं आएंगे हमें सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी में हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस इसकी देखने को मिली। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द आइडियल्स एक्सप्रेस इन द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यहाँ पे पूरा बोला गया था इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की एश्योरेंस दी गई थी सभी सिटीजन्स को। ये भी बोला गया था जो एजुकेट सेफगार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे माइनॉरिटीज को, ताकि इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में आ सके, कोई भी पीछे ना रहे। ये भी बोला गया था द इंडिया वुड combine the liberal ideas of democracy with the socialist ideas of economic justice। तो ये पूरा बोला गया था। ये भी एश्योरेंस दी गई थी कि इंडिया में हम कोई भी चीज़ फोर्सफुली इम्पोज नहीं करने वाले। इंडिया के सिटीजन्स को जो चीज़ एक्सेप्टेबल लगेगी उस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इंडिया में अडॉप्ट करेंगे और इस तरीके का सेटअप हम इंडिया में लगाएंगे। पीस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंडिया में हम काम करेंगे। तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, within the Constituent Assembly of India, the language issue was intensely debated. Examine the views put forward by the members of the Assembly on the issue. तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिल जाते हैं। हर एक लीडर यहाँ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरवी ढोलेकर जी। इन्होंने बोला कि हिंदी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लैंग्वेज बना देना चाहिए। जब इनसे ये बोला गया कि यहाँ पे सब लोग हिंदी को नहीं समझते, तो इन्होंने बोला अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे मेंबर है जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नहीं समझता है तो वो वर्दी नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के लिए। तो इनके जो ओपिनियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रांगली इन्होंने सामने रखे और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो काफी सालों तक चलती रही। इसके बाद श्रीमती दुर्गाबाई जी, इन्होंने बेसिकली बताया कि जो साउथ में और बहुत सारे ऑपोजिशन से जो हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हिंदी के अगेंस्ट जा रहे हैं,
अब हमें ये एक डर देखने को मिल रहा है कि जो नॉन हिंदी स्पीकर है, जो उनकी लैंग्वेज, उनको दबा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड हमें देखने को मिल गई है। बेसिकली अब हमें ये फियर दिखा रही है जो साउथ साइड में हमें उभरता हुआ देखने को मिल रहा था। मद्रास से थी तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने रीजन की बात करी, इन्होंने वहां पे प्रमोट करने का भी काम किया था हिंदी लैंग्वेज को, गांधी जी की ये भी सपोर्टर थी। इसके बाद श्री शंकर राव देव जी के वर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, ये भी महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, इसलिए उन्होंने बोला हमने हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अगर आपको हिंदी के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए तो जितने भी एक्शंस आप लेंगे वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी ऐसा एक्शन ना लें जो सस्पिशन को और फियर्स को स्ट्रेंथन कर दे, ये इनका सजेशन था। बेसिकली अब लोग यही बात कर रहे थे कि कोई भी गलत एक्शन अब नहीं लिया जाना चाहिए। टीए रामलिंगम चेतिया, ये भी मद्रास से थे, इन्होंने भी यही बात बोली, एवरी एक्शन हैज टू बी टेकन विथ कॉशन। अगर आपको हिंदी को अप्लाई करना है, इम्पोज करना है, तो आप फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते। जितने भी फियर्स है उनको पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड फियर उनको आपको खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी लीडर्स है, पहले भी जितने भी लीडर्स थे, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डिटेल समझ में नहीं आती है, अगर आपको इनके जो नाम है, इनसे जो रिलेटेड डिटेल्स है वो याद नहीं है, तो आप यहाँ पे आंसर को देख के रट्टा मत मारिएगा, आप नोट्स में देखिएगा या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, मैंने डाला हुआ था ये कि हिंदुस्तानी को गांधी जी क्यों सपोर्ट करते थे। आगे हम एक आंसर से रिलेटेड और देखेंगे। अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे भी हो चुका है, हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन। अब हम यहाँ पे पूरे पॉइंट्स देख लेते हैं कैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। सबसे पहले 4 पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी जहां पे हमें यूनियन और कॉन्करेंट में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। साथ साथ जो सब्जेक्ट थे हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के, उसमें हमें यूनियन गवर्नमेंट की थोड़ी ज्यादा पावर देखने को मिल रही थी। तो बेसिकली थोड़ा बायसनेस देखने को मिला था यूनियन की पावर की तरफ। इसके बाद हमें जितनी भी की रिसोर्सेस थे, की इंडस्ट्रीज थी, मिनरल्स थे, वो हमें देखने को मिला था कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथों दे दिए गए थे। आर्टिकल 365 की पावर दी गई थी, साथ साथ कस्टम ड्यूटीज और कंपनी टैक्सेस की पावर दी गई थी, ताकि जो हमारा यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वही मैंने पहले आपको बोला था, एग्जामिन द व्यूज ऑफ गांधी ऑन हिंदुस्तानी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गांधी जी का कहना था हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कंपोजिट कैरेक्टर की है, ये कॉमन पीपल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। ये हिंदी और उर्दू का ब्लेंड है, इसलिए ये अलग अलग सेक्शंस को यूनाइट करने का काम भी कर सकता है। इट इज इनरिच्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो अलग अलग कल्चर्स से, अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, इसलिए ये काम कर सकती है हमारे अलग अलग जो सोसाइटीज है, अलग अलग जो आइडेंटिटीज है उनको कनेक्ट करने का, हिंदूज, मुस्लिम्स, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने का ये पूरा काम कर सकती है। हेंस इट कैन बी एन आइडियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ये पूरे गांधी जी के सपोर्ट करते हुए पॉइंट थे हिंदुस्तानी को लेकर। हिंदुस्तानी को गांधी जी ने काफी टाइम तक सपोर्ट किया, उनका कहना था ये बेस्ट लैंग्वेज है इंडिया के लिए। इसके बाद अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे यूट्यूब को भी पता लगेगा भाई ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो अच्छी तो आपको लग ही रही है। और शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्तों को, ताकि ये जो वीडियो है ये पहुंच सके और उनको भी थोड़ी इससे हेल्प मिल सके। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तक। एग्जामिन द रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता था। तो यहाँ पे हमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें 82% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस के भी मेंबर्स थे, इसलिए हेंस कांग्रेस डोमिनेटेड असेंबली ये थी। यहाँ पे हमें कोई कॉम्पिटिटर्स देखने को नहीं मिलते थे हमारी कांग्रेस के। बेसिकली प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे उसमें जनरल सीट्स में हमारी कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम सीट्स में जो रिजर्व सीट्स थी वहां पे मुस्लिम लीग जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला था हम इसको बॉयकॉट करने वाले, हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेशन देखने को मिल जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके बाद पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी जिसमें बहुत सारे फैक्शंस थे। बेसिकली इसके अंदर हमें सोशलिज्म की भी वॉइसेस देखने को मिलती थी, हमें लैंडलॉर्डिज्म की भी वॉइसेस देखने को मिलती थी। कुछ लोग कम्युनल पार्टीज के क्लोज थे, कुछ लोग सेकुलर पार्टीज के क्लोज थे। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता था कि जो कांग्रेस थी वो एक आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं थी, बल्कि मल्टीपल आइडियोलॉजी, मल्टीपल फैक्शंस की पार्टी थी। अगर आपको ये चीज समझना है
कैसे आंसर फ्रेमिंग करना है, कब ये सब पॉइंट्स बनाना है, किस तरीके से फ्रेम करना है आंसर को, तो कोर्स में आपको पूरा एक एक डिटेल देखने को मिल जाएगी और इससे लाख गुना अच्छे आंसर आप लिख के आने वाले हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखा दिया है, तो कोर्स डेफिनेटली आपको चेकआउट कर ही लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर डिजायर्स इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाउ डिफरेंट मेंबर्स सॉ माइनॉरिटीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये वाला जो हमारा आंसर है, यहाँ पे मैंने सारे लीडर्स के नाम लिख दिए, इनका एक एक लाइन में बता भी दिया कि किस तरफ को ये क्या क्या बोलते थे, किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये मैंने नाम आपको दे दिए। इसके बाद आपको इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको खुद से या तो पढ़ लेना, अगर आपको याद है तो आप खुद से लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता चुका हूँ नोट्स में या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको पूरे मिल जाएंगे। रिपीट करूंगा तो फालतू की वीडियो लंबी बनेगी, कोई सेंस नहीं है रिपीट करने का। मैंने बहुत डिटेल में इसको बहुत बार कवर कर रखा है। सारे लीडर्स के आपको अच्छे से देख लेना है आप क्लियरली। अगर किसी पर्टिकुलर लीडर का आता है तो भी लिख सकते हैं, अगर इन जनरल आता है तो भी आप लिख पाएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Why did N.G. Ranga argue to interpret minorities in economic terms in the Constituent Assembly? Explain। तो ये हम पूरा देख लेते हैं। इन्होंने पहले हमने देखा कि इन्होंने बोला पूरा डाउन टोटन जो सेक्शंस है वो हमारे एक्चुअल माइनॉरिटीज है। इनका कहना था अगर हम सिर्फ राइट्स देते रहेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स दे देंगे, तो ये जो पूरा डाउन टोटन सेक्शंस है उससे इनका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि हमें इनको प्रॉप्स, इनको लेडर देने की जरूरत है, इनकी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, ताकि ये इन फंडामेंटल राइट्स का यूज कर पाए। तो ये इनके पूरे वर्ड्स से आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉज करिए, आप इसको पढ़ लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड मेड नेशनलिस्ट फर्वेंटली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब बी पॉकर बहादुर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी तो हमें देखने को मिला होल ऑफ नेशनल असेंबली वाज प्रोवोक्ड विद एंगर, और वहां पे हमें बहुत सारे रिएक्शंस देखने को इसके मिले। तो वो हम यहाँ पे इस आंसर में लिखने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। इनका कहना था कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज को लेके आए थे ताकि वो हमें डिवाइड कर सके, ताकि हमें एकदम हमारे अलग अलग सेक्शंस को अलग कर सके। ये हमारे इंडिया के लिए हार्मफुल है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। जीबी पंत जी ने बोला था ये सुसाइडल एक्शन होगा अगर हम ये कर लेते हैं। तो ये बोला जा रहा था कि अब तो ब्रिटिशर्स चले गए, अब तो ब्रिटिशर्स आप पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तरफ जा रहे हो, खुद की पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो। ये पूरा बोला जा रहा था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ले आएंगे तो जो हमारी पॉलिटिकल यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी, हमारी जो अलग अलग कम्युनिटीज है वो परमानेंटली अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए हम ये कभी भी नहीं कर सकते। अगर हमें माइनॉरिटीज को एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि उससे तो एक्चुअल में हमें डिवीजन देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा आंसर एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was also influenced by the opinions expressed in the public, examine the statement। तो इसका पूरा हमारा आंसर निकल के आ जाता है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होती थी तो उनको पब्लिकली भी डिबेट किया जाता था। न्यूज़पेपर और उनकी जो रिपोर्ट्स आती थी, आर्ग्यूमेंट्स आते थे, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते थे। काउंटर क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म में देखने को मिलता था हमारी प्रेस के थ्रू। तो ये भी हमारी जो कंसेंसस था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनल डिसीजन बन रहा था, उसको शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। ये भी बोला गया था जनरल पब्लिक से कि आप अपने सजेशंस हमारी तरफ भेज सकते हैं ताकि आपकी सजेशंस पे भी डिस्कशंस हो सके। तो अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने अपने ओपिनियंस रखे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ने बोला कि भैया हमारी जो मदर टंग है उसको प्रोटेक्ट करवाइए। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उनका कहना था कि हमें सेफगार्ड्स चाहिए। तो इन पे डिस्कशंस होते थे और बहुत सारे एक्शंस लिए भी जाते थे। दलित्स का कहना था हमें इल ट्रीटमेंट से बचा लीजिए, इसको खत्म कर दीजिए इल ट्रीटमेंट्स को। रिजर्वेशंस की मेन डिमांड्स आ रही थी जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को भी मिलता है। तो ये सारी डिमांड थी, इनको डिस्कस किया जाता था बहुत डिटेल में, और उसके बाद स्पेशल सेफगार्ड्स हमें देखने को मिल जाता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स दिए गए थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इन सभी को सॉल्व किया गया था। तो ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है कैसे जो बाहर के ओपिनियंस थे वो भी हमें शेप कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेंसस को। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन 6 मेंबर्स में जो 3 हमारे मेंबर्स थे वो कांग्रेस के थे और बाकी 3 नॉन कांग्रेस मेंबर्स थे। सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने 2 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन मूव किए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होगा वो हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर होगा, सैफरन व्हाइट डार्क ग्रीन का, इन इक्वल प्रोपोर्शंस विद अ नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर। इसके बाद पटेल जी ने मेन जो काम किया था वो बिहाइंड द सीन्स किया था। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने का काम इन्होंने किया, अलग अलग ओपिनियंस को, अलग अलग ऑपोजिशन को रिकनसाइल कराने का इन्होंने काम किया। राजेंद्र प्रसाद जी का जो काम था वो एज प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली था।
मेनली जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो डिबेट्स हो रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्टिव लाइंस में रखने का, अच्छे से स्टीयर करने का। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी जो आते हैं, ये पहले तो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे हमारे कांग्रेस के, लेकिन जब गांधी जी ने बोला तो ही वाज आस्क्ड एट इंडिपेंडेंस टू जॉइन यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर। इसके बाद इन्होंने हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके एज चेयरपर्सन काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके बाद 2 और मेंबर आते हैं नॉन कांग्रेस, के.एम. मुंशी जी और अल्लड़ी कृष्णस्वामी अय्यर जी। के.एम. मुंशी जी गुजरात से थे, अल्लड़ी कृष्णस्वामी अय्यर जी मद्रास से थे, और इन्होंने अपने क्रूशियल इनपुट्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग में। तो ये पूरे हमें 6 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। इन 6 मेंबर्स के अलावा बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी भी 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। हालांकि क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, मे भी कभी पूछ लिया जाए। अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। तो ये पूरा हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाता है। नोट्स में इस तरीके से रेड में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सभी जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेड में दिया हुआ है, यानी कि इनकी जो डिटेल्स है ये इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे आपको डिटेल में रेड दिया होगा, लेकिन नाम में नहीं दिया होगा, यानी कि सिर्फ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के लिए। अब हम बढ़ते फाइनली हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी जो क्वेश्चन है आपसे सारे के सारे बनना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए। हालांकि ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन द आइडियल्स एक्सप्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। गांधी जी इन फेसेस ऑफ हिंदुस्तानी, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है, आप इसको यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं करने की। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने बात करी थी जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स के एक साथ हमने देखा था, ताकि सारे एक साथ कवर हो जाए, अलग अलग क्वेश्चन ना बनाना पड़े। लेकिन इस तरीके से एक एक लीडर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिले हैं। अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन इसका मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं बनता तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपको हेल्प कर देंगे। इसके अलावा हमारे वीडियोस में भी आपको इसके सारे आंसर चैप्टर में मिल जाएंगे। आप सीधे टाइम स्टैम्प्स का यूज करके इनके टॉपिक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आपको जितने भी लीडर्स हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ओपिनियंस है, वो सभी पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि यही क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ बाय बाय।